हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हाउ वी फिल द फैमिली एडॉप्शन फॉर्म। ठीक है। फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम एनएमसी के द्वारा लॉन्च किया गया है 2021 और 22 बैच के लिए, और इसके आगे भी ये चलता रहेगा 23, 24, 25 तक। ठीक है। तो इसमें हमको 5 फैमिलीज अलॉट होंगी। उन 5 फैमिलीज का हमको फॉर्म भरना है और आगे उसको फॉलो अप करना है। ठीक है। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी कि फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए, और इससे रिलेटेड वाइबा और इससे रिलेटेड पॉइंट्स उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना है, कौन सा एकेडमिक ईयर है, ठीक है, एडमिशन का, उसको लिखना है। रोल नंबर अपना फिलअप करना है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन मिला है तो उसको फिलअप करना है। और नंबर ऑफ विजिट्स ये बाद में जब टोटल विजिट्स हो जाएंगी तो उसको फिलअप करना है। ठीक है। उसके बाद हम पर्टिकुलर्स देखेंगे। क्या पर्टिकुलर्स? अगर हम पहली विजिट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे फिल करेंगे, सेकंड विजिट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे फिल करेंगे, थर्ड के लिए जा रहे हैं इसी तरीके से हम फिल करेंगे। तो डेट ऑफ द विजिट, यहाँ पे डेट, किस डेट में हम गए हैं। सिग्नेचर अपने करने हैं कैंडिडेट के। ठीक है। सिग्नेचर ऑफ फैकल्टी के कराने हैं और सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली कौन है ये कैसे पता चलेगा? ठीक है। जनरली हम जाते हैं तो हमको पता चल जाता है, लेकिन उसका साइंटिफिक डेफिनेशन पूछी जाती है कि हेड किसको कहते हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं हेड किसको कहते हैं। जो हेड होता है, ठीक है, यानी हेड का क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे रिलायबल क्राइटेरिया फर्स्ट नंबर है। ठीक है। क्या है? डिसीजन मेकर, मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया है। ठीक है। जो डिसीजन मेन ले, किस बारे में डिसीजन? मैरिज के बारे में, घर में मैरिज के बारे में डिसीजन ले, खाना क्या बनेगा उसके बारे में डिसीजन ले, और क्या हेल्थ एक्सपेंडिचर होंगे इसके बारे में डिसीजन ले। वो एल्डर पर्सन भी हो सकता है, या मेन अर्निंग मेंबर हो सकता है, या चीफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है। तो उसको बोलेंगे हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है? हेड ऑफ द फैमिली हमारा हो गया। उसी हिसाब से 6, 7 ये सब विजिट्स हम जो है उसको फिलअप करेंगे जिस जिस विजिट पे हम जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो है कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं। क्या पॉइंट्स हैं? इसके बाद रूरल एरिया में हम जा रहे हैं या अर्बन एरिया में जा रहे हैं तो किसको रूरल एरिया बोलेंगे और किसको अर्बन एरिया बोलेंगे। ठीक है। तो ये भी एग्जामिनर पूछते हैं। तो सबसे रिलायबल इसको बोलते हैं। ठीक है। क्या है? अर्बन का मेल वर्किंग। ठीक है। जो मेल वर्किंग मेंबर है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 75% से ज्यादा हो उस एरिया में तो उसको अर्बन कहते हैं। ठीक है। रूरल किसको कहते हैं? जहां पे मेल अर्निंग मेंबर जो होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में 75% से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो उसको रूरल कहते हैं। और स्लम किसको कहते हैं? जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया हो। ठीक है। नॉन फॉर्मल सेटलमेंट हो। ठीक है। हैविली पॉपुलेटेड हो। ठीक है। या हाउसिंग स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड हाउसिंग हो। ठीक है। लैक ऑफ वाटर हो। ठीक है। और सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज ना हो तो उसको कहते हैं स्लम। ठीक है। और भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे 50,000 के ऊपर की किसी एरिया की पॉपुलेशन है तो उसको अर्बन कह सकते हैं। ठीक है। और 400 अप टू हो तो उसको जो है रूरल कहते हैं, और 390 से ज़्यादा हो तो उसको अर्बन कहते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रूरल, अर्बन और स्लम क्राइटेरिया। ठीक है। इतना भी आप लोग बता देंगे तो चल जाएगा। मेल वर्किंग मेंबर नॉन एग्रीकल्चर कहाँ पे? अर्बन में 75% से ज़्यादा। अगर एग्रीकल्चर में 75% से ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उसको रूरल कहते हैं। हैविली पॉपुलेटेड है, ठीक है, तो उसको स्लम कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कैसे इसको किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आएंगे फॉर्म देखेंगे। फॉर्म, हाँ, यहाँ पे फिर आ गया फैमिली डिटेल्स। ठीक है। फैमिली डिटेल्स, सीरियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। फर्स्ट नंबर फैमिली है तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है तो सेकंड नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। वार्ड कौन सा है? वार्ड होते हैं अर्बन में, ठीक है, और विलेज होते हैं रूरल में। तो वार्ड नंबर यहाँ पे लिख देंगे कौन सा वार्ड है। ठीक है। डोर नंबर होता है अर्बन में, और विलेज में होता है, विलेज में क्या होते हैं? हाउस नंबर। ठीक है।
स्ट्रीट नंबर, यहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल डालनी है, ठीक है। विलेज है तो विलेज, टाउन है तो टाउन का नाम यहाँ पे लिखना है, पंचायत है तो यहाँ पे पंचायत, और नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली अब तक आपको पता चल गया होगा किसको कहते हैं। मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया क्या है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो मैरिज के बारे में डिसीजन ले, ठीक है, खाना क्या बनेगा उसके बारे में, और हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में, उनका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, डिटेल्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द फैमिली मेंबर क्या देखेंगे यहाँ पे जो मेन हेड है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और ये जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसकी एज रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर हेड जो है जिनकी जो है एल्डर पर्सन ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी वाइफ है तो उसका नाम, उसके बाद उनके बच्चों का, फिर उनके बच्चे के बच्चों का यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे एज लिख देंगे, जेंडर है ना, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर देंगे। मैराइटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, या विडोवर हो सकता है। विडो किसको बोलते हैं, जिसकी जो है जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई हो, और विडोवर किसको बोलते हैं, जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो। रिलेशन टू द हेड क्या होता है, हेड है ये तो यहाँ पे सेल्फ लिख देंगे, यहाँ पे अगर वाइफ है उसकी तो वाइफ, सन है तो यहाँ पे सन, इसी सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में क्या लिखेंगे, दो चीजें होती हैं, एक करेंटली कुछ लोग स्टडी कर रहे होंगे और कुछ लोग की स्टडी कंप्लीट हो गई होगी। जिनकी कंप्लीट हो गई है उनके लिए कैसे देखते हैं, उनके लिए एजुकेशन स्टेटस देखते हैं। अगर वो मान लो 4th तक पढ़ा है तो एजुकेटेड अब तक अप टू प्राइमरी स्कूल, ठीक है, प्राइमरी स्कूल तक उसकी एजुकेशन है, ठीक है। अगर वो जो है 8th तक पढ़ा है, ठीक है, तो अप टू मिडिल स्कूल, ठीक है। या ग्रेजुएशन किया है तो जो है ग्रेजुएशन किया है तो उसको ग्रेजुएट, ठीक है, या इंटर किया है तो पोस्ट हाई स्कूल, डिप्लोमा, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये एजुकेशन ऐसे बतानी है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है जो करंटली स्टडी कर रहे हो बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर वो 9th में पढ़ रहा है तो उसको 9th स्टैंडर्ड, 8th में पढ़ रहा है तो 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। और ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन कैसे लिखना है, ऑक्यूपेशन के लिए भी हमने बना रखा है, क्या है, एजुकेशन हो गया, उसके बाद ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में हो सकता है अनएम्प्लॉयड हो सकता है, ठीक है, अनस्किल्ड हो सकता है, सेमी स्किल्ड हो सकता है, ठीक है। अगर जो है प्यून है तो इसको वॉचमैन, प्यून या कुली है तो उसको अनस्किल्ड बोलते हैं, ठीक है। या सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड क्या होता है, लाइब्रेरी अटेंडेंट होता है, ठीक है। फैक्ट्री लेबर होते हैं, ठीक है, थोड़े मोड़े स्किल्ड होते हैं। और स्किल्ड वर्कर होते हैं तो जैसे इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर्स, ठीक है। क्लर्कियल, ठीक है, क्लर्क्स होते हैं, शॉप ओनर होते हैं, ठीक है, या फर्म ओनर होते हैं, या फार्मर होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सेमी प्रोफेशनल कुछ लोग हो सकते हैं और कुछ प्रोफेशनल हो सकते हैं। प्रोफेशनल में कौन कौन आते हैं, डॉक्टर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, और न्यूज एडिटर, ये सब ऑक्यूपेशन का क्राइटेरिया है। इसको हमको इसी तरीके से लिखना है, प्रोफेशनल, उसके आगे लिख सकते हैं इंजीनियर या जो है टीचर, ठीक है। सेमी प्रोफेशनल है तो डिप्लोमा इंजीनियर है लिख सकते हैं, लेकिन सेमी प्रोफेशनल ऐसे करके लिखेंगे। क्लर्कियल है या क्लर्क है, फार्मर है, स्किल्ड वर्कर है ना, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन लिख सकते हैं, कारपेंटर लिख सकते हैं, ठीक है। इस सब चीज़ों को फिलअप कर देंगे। इनकम, पर मंथ इनकम, ठीक है। पर मंथ इनकम निकालने का तरीका ये है कि मंथली इनकम होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे साल की इनकम ले लें, उसमें 12 से डिवाइड कर दें, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, जैसे रूरल एरिया में है तो जो रूरल एरिया में खेती का टाइम होता है, ठीक है, धान एक समय होता है, ठीक है, 1 महीने में ही होता है, और जो है गेहूं भी 1 महीने में होता है, तो उस महीने में हम जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इनकम आएगी। और दूसरे महीने में जाएंगे कुछ महीनों में तो कोई भी इनकम नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, पूरे ईयर का लेके उसमें 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो इनकम पर मंथ आ जाएगी, ठीक है। फूड हैबिट्स देखेंगे, कोई वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, कुछ डिजीजेज वेजिटेरियन में कॉमन होती हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन में कॉमन होती हैं। पर्सनल हैबिट देखेंगे, पर्सनल हैबिट में क्या देखेंगे, जैसे टोबैको च्युइंग है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या कोई अदर स्पेसिफिक है, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एज ग्रुप, एज ग्रुप में कितने हमारे 0 to 1 ईयर मेल है यहाँ पे मेंशन करना है, फीमेल कितने हैं, 2 to 5 ईयर में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, यहाँ पे ये सब मेंशन करना है ना। मोर देन 60 ईयर में यानी एल्डरली कितने हैं, ये सब यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है।
कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको मेंशन करना है, अगर है तो यस, नो, और अगर है तो उसके लिए एंटीनेटल और पोस्टनेटल फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है, तो एंटीनेटल और पोस्टनेटल फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अगर कोई डिलीवरी हुई है 2 मंथ के अंदर में, ठीक है, तो वहाँ पे टिक कर देंगे, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अगर हुई है तो उसके लिए भी एंटीनेटल और पोस्टनेटल फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, इलिजिबल कपल, ठीक है, इलिजिबल कपल, कितने इलिजिबल कपल है उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं इलिजिबल कपल, इलिजिबल का क्योंकि फैमिली प्लानिंग पे उन पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इसीलिए इलिजिबल कपल की जरूरत होती है। इलिजिबल कपल से पहले पर कैपिटा इनकम की भी जरूरत पड़ती है, जो बीजी प्रसाद, ठीक है, बीजी प्रसाद क्लासिफिकेशन के लिए हमको जरूरत होगी, ठीक है। तो हम पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम, मंथ की टोटल इनकम पहले हमने ईयर से निकाल ली, ईयर की उसमें 12 से डिवाइड किया, मंथ की आ गई, और उसमें जो है मंथ में से जितनी मंथली इनकम आई उसमें जो है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर को डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आएगी। जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं हम, ठीक है, 1 लाख मान लो, 1 लाख जो है किसी फैमिली की मंथली इनकम है, टोटल फैमिली की, उसमें 8 मेंबर हैं, ठीक है, तो 1 लाख इंटू 8, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12,500, ये पर कैपिटा इनकम हो गई, ठीक है। उसी बेसिस पे वो फैमिली किस कैटेगरीज में लाई करेगी, बीजी प्रसाद क्लासिफिकेशन अभी देखेंगे तो उसमें किस में लाई करेगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इलिजिबल कपल की बात हो रही थी। क्या होता है इलिजिबल कपल, इलिजिबल कपल होते हैं, किसको बोलते हैं इलिजिबल कपल, मैरिड कपल, ठीक है, मैरिड कपल जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, कब से 15 से 45 या 49, कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलिजिबल कपल। इंडिया में 150 to 180 इलिजिबल कपल हैं पर 1000 पॉपुलेशन पे, ठीक है। क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनमें जो है कॉन्ट्रासेप्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इसीलिए इलिजिबल। और इसका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है हमारे सब सेंटर पे, ठीक है। सब सेंटर क्या होता है, सब सेंटर हमारा एक छोटा सा सेंटर होता है जो 3000 से 5000 पॉपुलेशन पे लाई करता है, ठीक है, 3000 से कितना 5000 पॉपुलेशन पे क्या सब सेंटर लाई करता है, कॉमनली पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इलिजिबल कपल के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे उनके नाम लिख देंगे, और जो है कोई कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड्स, मेल कौन से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स यूज कर रहे हैं, और कॉन्ट्रासेप्शन पे हमने वीडियो बना रखी है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी उनका क्लासिफिकेशन है कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स होते हैं, उसका वीडियो चैनल पे है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद फीमेल कौन कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स यूज कर रही हैं, जैसे कॉन्डम यूज कर रही हैं, ठीक है, फीमेल कॉन्डम भी होते हैं, मेल कॉन्डम भी होते हैं, ठीक है, या ओसीपीज यूज कर रही हैं, या इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रही हैं, ठीक है। और मेल में भी जो है कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 0 to 5 ईयर के कितने लोग हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फुल इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो नो। फुल इम्यूनाइजेशन किसको कहते हैं, फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है, फुल इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब होता है, फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि जिसने कम से कम 4 डोज किसकी ले रखी हो, ओपीवी की, आईपीवी की और रोटा वायरस की, ठीक है, 4 डोज ले रखी हो, और 3 डोज किसकी ले रखी हो, पेंटा की, और 1 डोज किसकी ले रखी हो, कम से कम मिजल्स की और बीसीजी की, तो इसको कहते हैं फुल इम्यूनाइजेशन। फुल का मतलब फुल नहीं होता है, ये जो चीजें दी हुई हैं 4 डोज किसकी, ओपीवी, आईपीवी, रोटा की, और 3 डोज पेंटा की, और 1 डोज मिजल्स की और बीसीजी की, तो इसको कहते हैं फुल इम्यूनाइजेशन। अगर सभी ले रखी हैं उस डेट तक तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन भी एक बार एक झलक देख लेते हैं कि इम्यूनाइजेशन कैसे क्या होता है और कब दिया जाता है, ठीक है। कब दिया जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है, एट बर्थ देते हैं, एट बर्थ क्या देते हैं, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस। 6, 10 और 14 वीक पे देते हैं पेंटा, पेंटा का मतलब होता है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे भी हमने जो है वीडियो बना रखा है, उसको भी आप चैनल पे इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मॉडिफाइड कुप्पू-स्वामी स्केल, ये क्या होता है, ये स्केल होते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को चेक करने के लिए, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को चेक करने के लिए स्केल होते हैं।
तो उसको यूज किया जाता है। कौन कौन से स्केल होते हैं? कुप्पुस्वामी स्केल होता है, मॉडिफाइड बीजी प्रसाद स्केल होता है, या उदय पारिक स्केल होता है। ठीक है, तो ये सब कुप्पुस्वामी हम जनरली कौन सा यूज करेंगे? बीजी प्रसाद। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। कहाँ पे? रूरल और अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है, अर्बन और रूरल दोनों के लिए अप्लाई होता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। और सिंपल है क्योंकि इसमें मंथली इनकम जो है, हमने मंथली पर कैपिटा इनकम निकाल ली और उसके बाद हमने जो इनकम आई जिसके बीच में, वो वाला क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे उसकी इनकम जो है 3,000 आई पर कैपिटा, तो इसका मतलब सोशियो इकोनॉमिक क्लास 3 में लाई करेगा। ठीक है, अगर जो है मान लो 2,000 है, 1230 से 2464 के बीच में है, तो वो फोर्थ सोशियो इकोनॉमिक क्लास फोर्थ में लाई करेगा। तो जनरली कौन सी यूज करेंगे? मॉडिफाइड बीजी प्रसाद स्केल हम यूज करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।